खास देखिए सर, मुलाकात खास मुलाकात में चर्चा छात्रों के आंदोलन पर। छात्र आंदोलन अब धीरे-धीरे पॉलिटिकल क्लास के हाथ में जा रहा है। राजनीतिक दलों ने इसको मुद्दा बनाया है। आज बिहार बंद है। कल मैंने सौरभ से बात की थी, संदीप सौरभ जो कि सीपीआई-एमएल के वहाँ एमएलए हैं। उन्होंने कहा था कि पूरा महागठबंधन विपक्ष इस बंद का समर्थन कर रहा है। कि सरकार नौजवान विरोधी है, रोजगार विरोधी है, तमाम बातें उन्होंने कही थी। आज बिहार बंद है इन इश्यूज पे। क्या है इसके मायने? क्या ये छात्र आंदोलन एक बड़े आंदोलन, एक बड़े राजनीतिक परिवर्तन की शुरुआत हो सकती है? आज बिहार बंद है। इस पर बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार इलाहाबाद से जेपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हैं। कैसे हैं सर? स्वागत है अम्बेडकर नामा में। जी नमस्कार। ठीक हूँ सर। क्या हुआ सर आज? पूरा आपकी नजर तो रहती है, आप तो बीच में बैठे हुए हैं, आधा उत्तर प्रदेश में, आधा बिहार में। नहीं सर, बिहार का असर अगर आंदोलन वहाँ बड़े पैमाने पर राज्यव्यापी होता है तो उसका असर इलाहाबाद तक पड़ता है, प्रयागराज तक। और अच्छा। वो इस तरह पड़ता है कि ट्रेनें जो है वो घंटों लेट हो जाती है, क्योंकि ट्रेनों को बंगाल में ही रोक दिया जाता है और वो बिहार होकर गुजर नहीं पाती। तो जितनी भी ट्रेनें बिहार होकर गुजरती हैं वो ट्रेनें फिर 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, क्योंकि शाम को जब आंदोलन शांत हो जाएगा तब उन ट्रेनों को बिहार से गुजारा जाएगा, या तो सवेरे गुजर गई तो बात अलग है। दिन भर वो बंद रहती हैं क्योंकि फिर आगजनी का और वगैरह वगैरह तमाम जो है डिस्टरबेंस का डर रहता है। अब वो गया वगैरह हो करके आ रही हो ट्रेन तो बात अलग है, क्योंकि शायद झारखंड में ये आंदोलन नहीं है। अभी ये कहना बहुत प्रीमेच्योर है कि ये आंदोलन जो है वो राजनीतिक बदलाव की सुगबुगाहट लेगा, क्योंकि अभी क्या होगा आगे अभी इसके बारे में निश्चित है। क्यों? क्योंकि जो पिछली बार जो राजनीतिक बदलाव की बात जेपी आंदोलन के रूप में हुई थी, वैसी स्थिति अभी फिलहाल नहीं है। छात्रों का आंदोलन है, इसमें राजद हो, सीपीआई एमएल हो, जन अधिकार पार्टी हो, हिंदुस्तान अवाम पार्टी हो, विकासशील इंसान जैसी पार्टी हो, इन लोगों ने समर्थन दिया है। तो ये समर्थन केवल इन्होंने दिया है, लेकिन आंदोलन तो लड़कों के ही हाथ में है। ठीक है, ये इनके कैडर भी बाहर निकल रहे हैं, लेकिन लड़के ही उसमें प्रमुख हैं। दूसरी बात ये कि प्रयागराज में भी जो 3 दिन पहले तांडव पुलिस ने किया, जो आंदोलन हुआ, तो कल जो है दिन भर छिटपुट प्रदर्शन, कभी इस एरिया में, कभी उस एरिया में, कभी यूनिवर्सिटी क्षेत्र में, ये दिन भर कल होते रहे और पुलिस और लड़कों के बीच में चूहा बिल्ली का खेल चलता रहा। जब पता चला कि वहां प्रदर्शन हो रहा तो पुलिस उधर भागी, जब वहां पता चला वहां प्रदर्शन हो रहा पुलिस उधर भागी। संगठित रूप से इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जिस दिन पुलिस ने तांडव किया इलाहाबाद में, उसके बाद अधिकांश लड़के भूमिगत हो गए हैं, या मतलब घर वापस लौट गए हैं। इसलिए उस तरह का संगठित आंदोलन नहीं हुआ जैसा जो है 3 दिन पहले रेलवे ट्रैक पे जाम हुआ था या उस तरह हुआ था। और पूरे लड़कों के कैचमेंट एरिया में, जहां लड़के जो है वो डेलीगेसी में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, वहां पुलिस ने काफी जो है वो अपनी आमदरफ्त आपकी बना रखी है, छावनी जैसा बना रखा है, जगह जगह पर पुलिस तैनात है। इसलिए इलाहाबाद में उस तरह तो आंदोलन नहीं हुआ, लेकिन छिटपुट विरोध प्रदर्शन मतलब दर्जनों के भाव से हुए, कल भी हुए, आज भी हुए। लेकिन बिहार में तो आज लड़के सवेरे से निकल गए हैं, जगह जगह जितने बिहार के बड़े शहर हैं वो सभी जगह जाम है, सब जगह कहीं टायर जला रहा, आगजनी हो रही है। मतलब काफी लड़के जो है वहां आक्रोशित हैं। हालांकि सुशील मोदी ने इस पे पानी डालने की कोशिश की है और उन्होंने कहा कि गुरुवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आश्वासन दिया है कि ग्रुप डी 2 के बजाय 1 परीक्षा होगी, लेकिन इसका छात्रों पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वो जानते हैं ना कि बीजेपी की कथनी और करनी में कोई साम्य नहीं है, बहुत ज्यादा अंतर। ये जो कहती है वो करती नहीं है, और जो करती है वो कहती नहीं है, हिडन एजेंडे पर काम करती है। बस इसको एक बार बहुमत मिल जाए, जब जब इसको बहुमत मिला है या जब जब इसकी सरकार में ये डोमिनेंट रही है, तब तक एकदम हिडन एजेंडे की तरह जो है इसने अपने एजेंडों को आगे बढ़ाया है। इसका जो है वो क्या कहते हैं, जो बातें इसके घोषणा पत्र में नहीं होती, जो बातें इसके जो है वो क्या कहते हैं आमतौर पर जो नेता कहते नहीं है, जब सरकार अगर इनकी बन जाती है तो उन्हीं सब बातों को ये लागू करने लगते हैं। ये इनका बहुत पुराना इतिहास रहा है और इसीलिए एक बार सरकार में आते हैं तो दोबारा नहीं आते। अब वो दूसरी बात है कि बीच में तमाम ईवीएम से लेके तमाम खेल हो गया तो ये मोदी की सरकार दोबारा आ गई, नहीं तो बाकी स्टेट्स में देखिए जल्दी कहाँ आती है। जब तक ईवीएम चला तब तक तो खूब आई, लेकिन अब इस समय ऐसी पोजीशन नहीं है।
और गुजरात को आप कहेंगे कि वहां कई बार आ गई, तो गुजरात में जो दंगा हो गया था, और दंगे में इतने बड़े पैमाने पर लोग फंसे हुए थे, कोर्ट में मुकदमा था। तो बहुत पहले में मुझसे बात हुई, तो मैंने कहा जब तक कोर्ट में मुकदमा रहेगा तब तक ये नहीं चाहेंगे कि कोई विपरीत सरकार आए, क्योंकि विपरीत सरकार आने पर सरकारी वकील बदल जाते हैं, जी, सरकार की प्रायोरिटी बदल जाती है। फिर वो बदले समय में इनकी सुरक्षा होना कोर्ट में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी तो इन्हीं के सरकारी वकील हैं, इन्हीं की सरकार है, इसलिए वो लचर ढंग से जो है वहां केस को ऐसे लचर ढंग से प्रोड्यूस करेंगे कि वो जो है उसमें से अधिकांश लोग छूट जाए, संदेह का लाभ मिल जाए, मतलब ठीक से गवाही न गुजरे। ये सब मोटस अप्रेंडाई इनका है। ये छात्रों का ये इस बार जो आंदोलन है, नौकरी पाने वाले छात्रों का आंदोलन है, वो भी ग्रुप डी के लिए है। जी और पहले भी यूपीएससी में जब सीसेट आया था, छात्रों ने आंदोलन किया था। ये सब अलग-अलग तरह के आंदोलन है, हालाँकि ये छात्रों का आंदोलन है। लेकिन इस आंदोलन में क्या जाति और धर्म की दीवार टूटती नज़र आ रही? कम से कम मान लिया जाए कि नौकरी का ही आंदोलन है, कोई इससे बड़ा बदलाव नहीं हो सकता है, तो भी। देखिए, जाति में का इसमें कोई फैक्टर ही नहीं है। जी, में आंदोलन में सब शामिल हैं। और हम लोगों की जो पहले भी बात हुई है, मैंने आपसे कहा है कि सरकारी नौकरी में जो वेतन है, वो प्राइवेट सेक्टर से बहुत ज्यादा, प्राइवेट सेक्टर में कुछ लोग हो सकते हैं जो लाखों में वेतन पाते हों, नहीं तो ज्यादातर बहुत जो मीडियाकर वेतन पाते हैं। और जी, उनसे ज्यादा जो है किसी जो है सरकारी ऑफिस का चपरासी, उनसे ज्यादा किसी सरकारी ऑफिस का स्वीपर वेतन पाता है। जी, तो ग्रुप डी में तो क्लास 4 की सर्विसेज है ना, और फिर जी, बेरोजगारी इतनी है कि क्लास 4 की सर्विसेज में एमए, पीएचडी, प्राइमरी स्कूल के टीचर में एमए, पीएचडी, और बड़ी संख्या में इंजीनियर्स जिनको जॉब नहीं मिलता है, एमबीए। आपने एक और तो जो है वो रेवड़ी की तरह जो है वो आपने जो है वो सब शिक्षण संस्थान खोल दिए हैं, जहां आपका जो है उनके उसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं, फैकल्टी के ऊपर। आपने प्राइवेट सेक्टर को तमाम लाइसेंस दे दिए हैं, आईटीआई से लेकर के इंजीनियरिंग कॉलेज, एमबीए कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज। अब वहां से जब फैकल्टी नहीं होगी तो कैसे बच्चे निकलेंगे? जी, अभी सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 दिन पहले कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को देखना चाहिए कि क्वालिटी स्टफ वकालत के क्षेत्र में आए, बहुत घटिया स्टफ आ रहा है। मतलब वो जो बार काउंसिल का एग्जाम होता है उसको ऐसा टाइट करे कि भले लागी आपकी डिग्री हो, लेकिन आपको अगर ज्ञान नहीं हो तो आप बार काउंसिल का एग्जाम क्लियर न कर पाए, और एग्जाम नहीं क्लियर कर पाएंगे तो आप वकील नहीं बन पाएंगे। अभी तो ये प्रोफेशनल डिग्री इस तरह है कि आज आपने वकालत पास किया, कल जो है आप काला कोट और सफेद पहन के कम से कम कचहरी जाने लगे, 10 रुपया, 5 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया से ही कुछ कुछ होने लगा। आपका एप्लीकेशन लिखने का ही आपको 10-20 रुपया मिल गया। बहुत लोग ऐसे आते हैं जिनको एप्लीकेशन लिखना नहीं आता। लेकिन बीसीआई का जो एग्जाम होता है, कहने के लिए एग्जाम है, लेकिन थोड़ा लीनियंसी से होता है। तो उसको कहा कि आप कठोरता से कीजिए। क्यों? क्योंकि पूरे देश भर में लेटर हेड कॉलेज खुल गए हैं, और उसके खुलने का भी श्रेय बीसीआई को ही है। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, बार काउंसिल ऑफ बिहार, बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु से लेके जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया तक। क्योंकि ये जब कॉलेज का इंस्पेक्शन करने जाते हैं तो वहां फर्जी जो है वो किताबें भर के लाइब्रेरी दिखा दी जाती है, फैकल्टी में दुनिया भर का नाम दिखा दिया जाता है, और वास्तव में बच्चे जो है वहां पढ़ने भी नहीं जाते, खाली एग्जाम देने जाते हैं। और एग्जाम में भी बाकायदे जो है वो अकल से नहीं नकल से भी जो है मतलब व्यवस्था रहती है, उसमें भी तमाम गेटिंग सेटिंग रहती है। पूरा सिस्टम भ्रष्ट हो गया है। तो अब नतीजा है कि अब चूंकि वहां नौकरी नहीं है, वहां तो आपको प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिलता है। लेकिन अब आप जब कोर्ट में जा रहे हैं तो मान लीजिए लोअर कोर्ट में गए तो वहां तो कुछ भी चल जाएगा, पान खा के भी आप चले जाएंगे। लेकिन हुँ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाएंगे, और जब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और वहां जाते ही जैसे आपका मामला पेश होगा, वो कहेंगे व्हाट इज योर क्रक्स ऑफ द पॉइंट। हुँ, अब जो क्रक्स ऑफ द पॉइंट है, वो अगर आपने 2-3 पॉइंट अपने पूरे रिट याचिका की आपको नहीं मालूम है, तो आपका वहीं केस उड़ जाएगा, चाहे जितना मेरिट हो। आपसे बता रहे, हुँ, 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 प्रेजेंट करना आपकी ड्यूटी है, केस प्रेजेंट करना जज की ड्यूटी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में माना जाता है कि वो सारी फाइल पढ़ के आते हैं, बकायदे वो नोटिंग करके आते हैं, बकायदे उसमें फ्लैग लगा के आते हैं कि इस फाइल में इस नंबर पेज पे ये लिखा है। फिर उससे सवाल पूछते हैं वो, और आप उसका जवाब नहीं दे पाते। हुँ, एक तो आपकी अंग्रेजी भाषा प्रभावित हो जाती है। अच्छा, जज भी जो है वो कोई हिंदी भाषी है नहीं, वो जो है मराठी भाषी हैं, तमिल भाषी हैं, कन्नड़ भाषी हैं। तो अंग्रेजी सबके लिए सूटेबल होती है। और यहाँ तो मैक्सिमम लोगों को अंग्रेजी जो है बहुत कम आती है, इंग्लिश टाइप का बोलते हैं, आधा हिंदी आधा अंग्रेजी। नतीजा है कि क्रक्स ऑफ द पॉइंट में ही आधे से ज्यादा केस उड़ जाते हैं।
मेरिट पे नहीं उठते, क्रक्स ऑफ द पॉइंट में नहीं बताते, वो जो है वो कहते हैं कि आपके के उसमें कोई दम नहीं है, खारिज हो जाता है मामला। तो इस तरह गिरावट चतुर्दिक है। नतीजा ये है कि डिग्री आपके पास चाहे जो हो, आप उस लायक अगर नहीं है तो आप क्लास 4 में नहीं अप्लाई करेंगे तो कहाँ करेंगे आप, बता। और उसमें भी आप जानते हैं कि आप अगर एमबीए की डिग्री लेके गए किसी प्राइवेट कंपनी में, आपने बाबू का काम किया तो 5,000 7,000 8,000 रुपये मिला, और आप अगर जो है चपरासी हो गए तो 25,000 रुपया 20,000 रुपया 18,000 रुपया तनख्वाह मिलने लगी। तो 18,000 रुपया पत्रकारिता में ही कितने लोगों को मिलता है? जितने लैंग्वेज न्यूज़पेपर हैं आप समझ लीजिए, लैंग्वेज जी, उस लैंग्वेज न्यूज़पेपर में हिंदी भी शामिल है, और ये जितने बड़े बड़े अखबारों के अंग्रेजी एडिशन जो है वो जो मुफस्सिल शहरों से निकलते हैं, ये वहां उनका जो ब्यूरो है, वहां के लोगों को जो है वो क्या कहते हैं 10,000 12,000 8,000 16,000 तनख्वाह मिलता है, 15,000 मिलता है, आप समझ लीजिए। और उसमें आशा की जाती है कि आप जो है मोटरसाइकिल से सारा कवर भी करेंगे। कितना कवर करेंगे? तो सोचते हैं कि तो इससे अच्छा हम चपरासी बन जाएं, 25,000 रुपया तनख्वाह मिलेगी, 20,000 तनख्वाह मिलेगी, सरकारी नौकरी रहेगी, सरकारी छुट्टी रहेगी, सरकारी तमाम सुविधाएं रहेंगी, सरकारी पेंशन रहेगी। तो प्राइवेट सेक्टर में तो हमेशा तो इसलिए बड़े बड़े डिग्रीधारी भी क्लास डी में भी जो है अप्लाई करते हैं। क्लास सी और क्लास टू और क्लास 1 में जो आपका लोक सेवा आयोग या वहां से जो कंपटीशन होता है, तो उसका भी एक स्तर है। सारे लोग तो उसमें नहीं क्वालिफाई कर पाते, तो क्लास डी में भी वो अप्लाई कर देते हैं। जो क्लास डी मूल रूप से कक्षा 8 पास के लिए है, कक्षा 10 पास के लिए है, वहां आपको जो है क्या कहते हैं एमए एलएलबी, आपके क्या कहते हैं एमबीए, इस तरह के लोग अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसे जगह से डिग्री हासिल किया है। अब आप सोचिए, ओपन यूनिवर्सिटी से लेके दूरस्थ शिक्षा से लेके सभी तो डिग्री बांट रहे हैं। तो जो डिग्री लेने वाले हैं बिना फैकल्टी की डिग्री प्राप्त करते हैं, कितना जो है उनको ज्ञान है, आप बताइए हमको। आप इन्होंने चालाकी से क्या किया है कि इन्होंने चालाकी से एजुकेशन सिस्टम को लचर बना दिया है, ताकि आप डिग्री पर डिग्री प्राप्त करते जाएं, और हर चीज में एग्जाम घुसा दिया है। और एग्जाम घुसाने के बाद जो है कि आप एग्जाम देंगे तो आप चपरासी बनेंगे, एग्जाम देंगे तो आप स्वीपर बनेंगे, एग्जाम देंगे तो आप हॉस्पिटल में वार्ड बॉय बनेंगे। अब एग्जाम जो कर दिया है तो एग्जाम में पता चला कि 10 तो सीट है और 1,000 लड़के हैं, तो 990 लड़के नहीं रहेंगे ना। और उसमें भी 10 सीट में आपने उसमें भ्रष्टाचार घुसा दिया है। आपको नौकरी में जिसको आप नौकरी देंगे उससे आपको पैसा चाहिए। अब आप ये बताइए कि किसी लड़के ने सिपाही में क्वालिफाई किया, किसी लड़के ने चपरासी में मान लीजिए रिटर्न में क्वालिफाई कर लिया, आपको उसको नहीं रखना है, तो आप इंटरव्यू में उससे पूछेंगे कि भाई मिस्टर दिलीप कुमार, आपको गाना गाना आता है? वो कहेगा कि नहीं, गाना गाना नहीं आता। तो बोले आप बाथरूम में तो गाते होंगे, जरा वो गाना सुनाइए, अभी ये इंटरव्यू है। क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ, आप बताइए। मिस्टर जेपी सिंह, आप तो ठाकुर हैं, मार्शल रेस के हैं, तो आप जो है मार्शल रेस वाली नौकरियों में जाइए, आप यहाँ क्यों नौकरी करने आ रहे हैं? उसी में जो है वो अगला भी जो है फिर जाति सूचक जो है जवाब देने लगता है कि आपका पुश्तैनी पेशा जूता सिलना है, तो आप जूता क्यों नहीं सिल रहे हैं, आप क्यों प्रशासनिक पद पर आए हैं? इस तरह मतलब लगातार एक दूसरे पर छींटा कसी करने से लेके लगातार एक दूसरे को डाउनग्रेड करना, और दूसरी बात, हमें आपको नहीं लेना है ये प्रदर्शित कर देना कि हम आपको नहीं लेंगे। इस तरह के सवाल का क्या सवाल है? सवाल है कि अगर हमने स्वीपर की नौकरी में अप्लाई किया तो हम करना चाहते हैं, तभी तो अप्लाई किया है ना। जाहिर। तो अगर हमने अप्लाई किया है तो फिर हम मार्शल रेस कहाँ हो गए, आप बताइए। फिर तो हम अप्लाई करने वाले एक याचक हो गए ना। या हम किसी और नौकरी में तो शेड्यूल कास्ट, हम जो है क्या कहते हैं, कोई गया मान लीजिए शेड्यूल कास्ट है या शेड्यूल ट्राइब है, उसको आप जाति सूचक शब्द लेकर के उसको आप जलील करने लगे इंटरव्यू में, तो इसका तो मतलब यही हुआ ना कि क्या कहते हैं वो, आप क्या कहते हैं, आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है और आप उसको रखना नहीं चाहते। आपको मैं बताऊं, एक हमारे परिचित लड़का था एससी कोटे में, और वो दरोगा में जो है रिटेन में सेलेक्ट हो गया, बलिया का लड़का। वो आया हमारे पास कि भाई साहब हमारा जो है आप थोड़ा सिफारिश कर दीजिए। हमने कहा कि अरे यार, तुम तो रिजर्वेशन में हो, तो तुम्हें कहीं तो रिजर्वेशन में क्या 25 पद है तो 25 लोग हैं, रिजर्वेशन में भी तो 250 लोगों को इन्होंने क्वालिफाई कराया है। हमने जिस अधिकारी, सवर्ण अधिकारी से उसके बारे में कहा, तो उन्होंने सीधे हमसे कहा कि अरे भाई, वो तो रिजर्व कैटेगरी में, आप उनकी सिफारिश क्यों कर रहे हैं? हमने कहा आप कोई सिफारिश से अपॉइंटमेंट मत कीजिए, तो इसके बारे में विचार मत कीजिएगा, लेकिन अगर आप सिफारिश से कर रहे हो तो इसके बारे में विचार कीजिएगा, कि क्योंकि आपने एक पद पर 10 लोगों को सेलेक्ट कर रखा है,
रिटर्न में, तो 10 में से तो एक ही लड़के का सिलेक्शन होगा ना। जाहिर। तो भाई हमारे समझ लीजिए हमारे जो है बहुत ही खास है, हम लोग एक ही थाली में खाना खाते हैं, शेड्यूल कास्ट में ठाकुर हो, तो क्या हुआ इससे? तो अब इस तरह का जवाब मिलता है आपसे बताने। और फिर वो उसी तरह जो है वो क्या कहते हैं, इंटरव्यू में उनको जलील करते हैं जाति सूचक उसको लेकर के। हम्म। कहने का मतलब ये है कि यहाँ एक कौम ऐसी है ना जो किसी को कुछ भी कह सकती है, बशर्ते कि वो जो है चयन बोर्ड में रहे। आपसे बता दें, देखिए हाँ। डिग्री आपने दिया, डिग्री देने के बाद आप नौकरी इसलिए नहीं दे पा रहे हैं, अच्छा, और डिग्री जिसने लिया है वो उस डिग्री लायक है नहीं। हम्म। उसने तो डिग्री ले लिया, कहीं ना कहीं से डिग्री ले लिया, किसी दूसरे लड़के को अपनी जगह परीक्षा में बैठा के डिग्री, आपके पास कोई फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है कि जो जिस लड़के ने एडमिशन लिया, जिस लड़के ने एग्जाम दिया वो वही लड़का हो। अब आप सोचिए कि दिल्ली में उंगलियों के निशान बन रहे हैं भाई साहब। ये जो साल्वर गैंड ये है ना, ये आपका जो है उंगली का निशान जो है वो क्या कहते हैं आपसे लेगा, और लेने के बाद वहां से दिल्ली में जो है वो क्या कहते हैं बंद करके उसका पहनने वाला चलाएगा। आपने वो पहन लिया, आप जब निशान लगाएंगे तो वही निशान लगेगा। हम्म। इस तरह नकल हो रही है एग्जाम में, आप समझ लीजिए। तो योग्य लड़के जो अपने पढ़ने के भरोसे हैं वो तो रह गए ना। और हम्म। इसमें सब शामिल है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इसमें केवल सवर्ण शामिल है, सभी शामिल, सवर्ण, बैकवर्ड, दलित सभी शामिल हैं। क्यों? क्योंकि एक अनार 100 बीमार है। तो अनार तो एक आदमी को मिलेगा, 99 आदमी को क्या मिलेगा? कुल मिला सब के। पैसा लेके खड़ा है, नौकरी करने के लिए सब पैसा लेके खड़ा है, कोई पकड़ने वाला होना चाहिए आपके पास। अब आप सोचिए 36 पोस्ट है और 360 लोगों ने जो है पैसा दे दिया है, तो 36 का ही अपॉइंटमेंट होगा ना। अब बाकी का वो कहेंगे भाई हमने बड़ा प्रयास किया, ये आप अपना पैसा ले लीजिए, जो है क्या कहते हैं, ये तो शराफत के साथ। और नहीं, आप पैसा वसूलने के लिए घूमिए, उनका आपने हमको पैसा ही नहीं दिया, किसने दिया हमको पैसा? अब आप घूमते रहिए, आप एफआईआर भी कराने जाएंगे, कहीं कोई प्रमाण है तुम्हारे पास पैसा देने का? कहें नहीं, तो फिर तो किस बात के लिए जबरदस्ती आरोप लगा दोगे कि फलाने ने पैसा ले लिया? अरे आप समझिए कि शोषण का जो है मतलब कोई पैमाना नहीं है, कोई जो है मतलब उपाय छूटा नहीं है, जिस तरह जो है वो बच्चों का शोषण ना हो रहा हो नौकरी पाने के लिए। आप समझिए, या भाई बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो आईएएस हो गया तो कोई बात ही नहीं है। हम्म। उसमें भी इंटरव्यू में सर सवाल पूछते हैं कि गधे का जो है वो कितनी उम्र होती है। अब आप कैंडिडेट से पूछ रहे हैं कि गधे की कितनी उम्र होती है, आप हमको बताइए, ये सवाल जो है सवाल है या आप उसको डिमोरलाइज कर रहे हैं? तो इसमें भी लड़के हैं, कहते हैं कि सर हमको गधे की उम्र तो नहीं मालूम, लेकिन आप बता दीजिए तो हम अगली बार इंटरव्यू में आपके जैसा कोई पूछेगा तो उसको बता देंगे। लेकिन ऐसा भी कुछ ही लड़के कर पाते हैं ना, बाकी तो डरते रहते हैं। सर, जी। कुल मिला के शिक्षा की हालत है खराब बहुत ज्यादा। विश्व गुरु कैसे बनेगा? और दूसरा, ये जो आज बिहार बंद हुआ है, इससे क्या सरकार पर कुछ असर पड़ेगा? नहीं नहीं, सरकार की तो हालत खराब है। बिहार बंद होने से जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है ना, सब जगह माहौल बन रहा है। अच्छा। सब जगह माहौल बन रहा है। केवल एक आपका पंजाब ही है ना कि जहां पर मतलब कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस वहां कंटेंडर है। हम्म। बाकी तो जगह जहां भी चुनाव हो रहा है वहां बीजेपी सरकार में है और दूसरे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, विपक्ष चुनाव लड़ रहा है। तो अब जैसे उत्तर प्रदेश है, जैसे उत्तराखंड है, तो यहाँ तो विपक्ष चुनाव लड़ रहा है ना, और आप सरकार में हैं और सरकार में होकर के आप डंडा चला रहे हैं। आज की डेट में जैसे बिहार में चुनाव होता तो इस आंदोलन का इतना बुरा असर पड़ता कि कुछ पूछिए मत। लेकिन हम्म। उसका असर जो इलाहाबाद में बच्चे पढ़ने आए हैं बिहार से, हम्म। इलाहाबाद के बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं, दूसरे स्टेट के साथ पढ़ रहे हैं, तो उनको लग रहा है ना कि भाई देखिए हर चीज की बर्दाश्त की एक सीमा है। हम्म। ने आपको कल बताया था कि कितने एग्जाम में पेपर लीक हुआ और एग्जाम लटक गया, कितने एग्जाम में सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और अभी तक अपॉइंटमेंट शुरू नहीं हुआ। तो आखिर बच्चे जो बेरोजगार हैं वो कितने दिन इंतजार करें आपकी नौकरी देने का? वो आपने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, हम्म। योगी जी ने कहा था हम 15 लाख नौकरी देंगे। तो कहाँ है नौकरी? ये नौकरी है 5 साल में? आपकी सरकार होते होते 5 साल गुजर गया उत्तर प्रदेश में। दिल्ली में जो है 8 7 साल, दिल्ली में 6 साल 7 साल गुजर गया। 19 2 21 22, मैंने 5 साल 2 7 साल, 8वें साल में आप चल रहे हैं। कहाँ रोजगार है? आपने और नहीं तो कोविड के नाम पर, नोटबंदी के नाम पर, जीएसटी के नाम पर, अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाने के नाम पर जो रोजगार और था वो भी बंद कर दिया। जो आपका बेसिक रोजगार मनरेगा से मिल रहा था कि कम से कम गांव के आदमी को गांव में ही 100 दिन का रोजगार मिल रहा था, उसको आपने डाइल्यूट कर दिया, या तो नहीं कर दिया या डाइल्यूट है वो आज की डेट में भी।
तो आप ये बताइए, जब रोजगार आप देंगे ही नहीं तो जो बच्चे हैं उनका धैर्य जो है वो कितने दिन तक बना रहेगा, आप हमको बताइए, जब हर एग्जाम में आप धांधली करेंगे। मैं तो आपसे कह रहा हूं, जब हम लोग एग्जाम देते थे नौकरी का, तब से रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में घूस चल रहा है, आप बता, तब से। हाँ जी, बिना घूस के वहां नौकरी लगती ही नहीं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में। वहां जो चेयरमैन होता है वो करोड़ों रुपया कमा के पहले जाता था, फिर थोड़ा इन्होंने बीच में सिस्टम बदला। लेकिन ये क्या है आप बताइए, आप एक एग्जाम था तो 2 एग्जाम कर दिया, वो भी ग्रुप डी के लिए, ताकि आप अपने मन से जो है वो क्या कहते हैं, मतलब अपने हिसाब से उसमें मैनिपुलेट कर लें, जिसको चाहे भर्ती करना भर्ती करें, जिसको चाहे निकालना निकालना। अब आप सोचिए, उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार थी, उसने उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग बनाया, ताकि डिग्री कॉलेजेस में प्रिंसिपल और डिग्री कॉलेजेस में जो आपके सरकारी सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेज थे वहां अपॉइंटमेंट हो सके। सारे के सारे मेंबर उस समय जो है वो संघ के पृष्ठभूमि के लोग रखे गए। अब प्रिंसिपल का जो उत्तर प्रदेश में इंटरव्यू हुआ, उस प्रिंसिपल में एक भी ऐसा व्यक्ति प्रिंसिपल नहीं बनाया गया जो संघायु जिसकी ना हो। क्या मतलब, वहां के आरएसएस वाले से जो है वो लिखवा के लाया कि जो है वो क्या कहते हैं, मतलब वहां से रिपोर्ट ली गई गोपनीय की, मतलब ये जो है संघ से संबंधित है, क्या वो प्रिंसिपल बना, बाकी प्रिंसिपल नहीं बन पाए। तो इस तरह की जब आप बेईमानी करते हैं तो ये बेईमानी है कि नहीं है? डेफिनेटली। केवल पैसा ही बेईमानी है, या इस तरह ये भी सब बेईमानी है? आप हमको बताइए। ये अब तो फिर विश्व गुरु कैसे बनेंगे? ये सब जुमला है सर। विश्व गुरु बनने की टीम में जितने लोग शामिल हैं, किसी का लड़का जो है वो किसी प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ता, किसी का लड़का जो है लोकल नहीं पढ़ता, वो देहरादून से लेके ऑस्ट्रेलिया से लेके पश्चिम जर्मनी तक में जाके पढ़ता है, अगर पढ़ने वाला लड़का है। और बाकी जो लोग हैं, वहां लोग हैं, उनके लिए विश्व गुरु का दिखा करके उनको जो है मतलब प्राइमरी स्कूल से लेके तमाम जगह पढ़ने के लिए जो है बाध्य किया जाता है, ढकेला जाता है, जहां कायदे की फैकल्टी है, क्योंकि उसमें भी आपने फैकल्टी की नियुक्ति में भी धांधली मचा रखी है। कोई हकलाने वाला आदमी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में या दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन सकता है सर? इलाहाबाद में यह है, मतलब क्या कहते हैं, वो हकलाता है। आप समझिए वो लड़कों को क्या पढ़ाएगा हकलाने वाला आदमी, अगर कम्युनिकेट ही नहीं कर पाया तो ये हालत है। मतलब समझ लीजिए कि वो आपने घटिया फैकल्टी से पूरा जो है विश्वविद्यालय भर दिया, पूरे डिग्री कॉलेज भर दिए, जिसमें आधे से ज्यादा शिक्षक भले उनको डिग्री पीएचडी हो वो हो, उनमें कम्युनिकेशन की स्किल ही नहीं है, वो बच्चों तक कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते अपने सब्जेक्ट को, क्या पढ़ाएंगे आप बताइए उनको? तमाम आपने प्राइवेट सेक्टर में जो है डिग्री कॉलेजों को मान्यता दे दी है, जो बिना फैकल्टी के चल रहे हैं। अब एक सो कॉल प्रोफेसर जो 1.5 लाख रुपया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तनख्वाह पाता है, और यहाँ जो प्राइवेट जो है आपके क्या कहते हैं जो खुले हुए हैं, यूनिवर्सिटी खुली हुई है, डीम्ड यूनिवर्सिटी खुले हुए, 5,000 15,000 रुपया 12,000 रुपया में पढ़ाता है, 12,000 रुपया और 1.5 लाख रुपया। आप अभी सैलरी में समझ लीजिए अंतर, तो क्वालिटी में भी अंतर समझ लीजिए आप। अच्छे दिन आ गए सर, ये अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन तो कभी नहीं आएंगे सर। आपकी आबादी इतनी ज्यादा है, जो मुख्य समस्या है, और लोगों की नीयत ठीक नहीं है। जो जीतता है वो जो है अपने जो कैशमेंट वाले वोट हैं उनके हितों के लिए काम करने लगता है, अपने व्यक्तिगत हितों के लिए काम करने लगता है, करोड़ों रुपया खर्च करके वो जो है एमएलए और एमपी बनता है, पैसा वसूली में लग जाता है। कैसे आएंगे अच्छे दिन? आप सिस्टम में, सिस्टम खराब नहीं है, लेकिन आप सिस्टम में अगर ईमानदारी जो है वो नहीं बरतेंगे, सिस्टम में स्टेप दर स्टेप बेईमानी करेंगे, तो क्या होगा आप बताइए मुझे? जी जी यही होगा जो हो रहा है। जी जी। चुनाव में बेईमानी, वोटिंग में बेईमानी, वोटिंग वोट गिनने में बेईमानी, आपके क्या कहते हैं डिग्री कॉलेजेस को जो इतना ज्यादा मान्यता मुरली मनोहर जोशी ने डीम्ड यूनिवर्सिटी को दिया, और डीम्ड यूनिवर्सिटी सरकार की जायज संतान है, अवैध संतान, जिसका कोई माँ बाप नहीं है। यूजीसी से सेक्शन 2 के अंदर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी किसी को दे देते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गया, वो लगा डिग्री देने और डिग्री बांटने, फैकल्टी उसके पास हो चाहे ना हो। और बाकी जगह तो मान लीजिए ऊपर से कहीं कोई नियंत्रण भी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी पे तो किसी का नियंत्रण नहीं, यूजीसी के बाबू चलाते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी, आप समझ लीजिए। कोई जवाबदेही नहीं है डीम्ड यूनिवर्सिटी की। सुप्रीम कोर्ट ने 42 डीम्ड यूनिवर्सिटी चुना पूरे देश भर में कि इनका जो है वो क्या कहते हैं 5 साल में इनका सब लड़कों को इधर उधर एडजस्ट करके और ये डीम्ड यूनिवर्सिटी बंद कर दी जाए। लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटी प्रभावशाली लोगों को मिलती है, जो
आपके क्या कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट वाला जो डिपार्टमेंट है, वहां के लोगों को जो है पैसा खिलाने की क्षमता जिनकी होती है, उनकी यूनिवर्सिटी बंद होगी। आज तक उस 42 में 44 डिग्री जो इन्होंने किया था, आज तक सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, और आज तक समझ लीजिए कि उसमें से एक भी कॉलेज बंद नहीं हुआ, मतलब एक भी डीम्ड यूनिवर्सिटी बंद नहीं हुई, सब डीम्ड यूनिवर्सिटी चल रही है। और ऐसे ऐसे मतलब सब्जेक्ट में वो डिग्री दे रही है जो सब्जेक्ट है ही नहीं है। आप बताएं, अगर सब्जेक्ट नहीं है तो उसको पढ़ाने वाला कहां से आ गया, ये बताइए हमको। विश्व गुरु बनना है इलाहाबाद सर। में जो है ट्रिपल आईटी खुला था, इलाहाबाद में जोशी जी के कार्यकाल में ट्रिपल आईटी खोला तो था, शायद राजीव गांधी के कार्यकाल में या जोशी जी कार्यकाल में ट्रिपल आईटी खुला। ट्रिपल आईटी जोशी जी कार्यकाल में ट्रिपल आईटी खुला, तो ट्रिपल आईटी कई साल तक बिना फैकल्टी के चला, आपसे बता रहे 10% फैकल्टी पर। बाकी जो है वो जो अप्लाइड फिजिक्स के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लेके और जगह के संघाई वो लोग थे, वो जाकर के वहां आपको बता रहे लेक्चर देते थे, और लेक्चर देते थे तो एक क्लास लेते थे, 2 क्लास का उनका बिल बनता था। मैंने आरटीआई में स्वयं मांगा था कि मतलब आप ये बताइए कि आपके यहाँ कितनी फैकल्टी है, कितने बच्चे हैं, कितना बजट है, और आप जो गेस्ट लेक्चरर्स को बुलाते हैं उस गेस्ट लेक्चरर्स पर जो है आपने अभी तक कितना पैसा खर्च किया। उन्होंने आज तक जवाब नहीं दिया। मैं रिटायर भी हो गया पत्रकारिता से, वो कोर्ट में चले गए कि जवाब ना देना पड़े। तो अब हमको अब वो होना, तो हम भाई हमारा कोई उसमें व्यक्तिगत इंटरेस्ट होता नहीं, हम तो ये चाहते थे कि इसका जो वो है उजागर हो। तो अब हम हाई कोर्ट में कहाँ वकील करके जो है वो क्या कहते हैं वो करें, मतलब वो भी उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में किया था, क्योंकि सेंट्रल थे वो, इलाहाबाद हाई कोर्ट में नहीं किया था। तो क्या बताएं बात से, इतनी सब गड़बड़ियां हैं। अब जाके फैकल्टी है वहां, लेकिन शुरू के जो 4 साल 8 साल चले, उसमें एक मुरलीधर जी उसके डायरेक्टर थे, और मुरलीधर जी ने जो है संघी डायरेक्टर थे, और मुरलीधर जी ने फैकल्टी ही नहीं नियुक्त होने दिया। इस तरह लोगों को ओबलाइज करते रहे। 2 लेक्चरर पर वो 4 लेक्चर का मतलब सब वाउचर पेमेंट होता रहा। उस वाउचर पेमेंट में भी दुनिया भर की धांधली होती रही। आप बताएं, क्या बताएं हम आपसे। क्या सर लग रहा है कि युवा खास तौर से छात्र इस बार छात्रों का आंदोलन जो है विश्वविद्यालय में नहीं है, विश्वविद्यालय के बाहर छात्र सड़क पे है। और क्या लगता है कि ये लोग ये महसूस कर रहे हैं कि नौजवान की छले गए हैं। जी, नौजवान चले गए हैं। दूसरी बात यह कि देखिए, जो विश्वविद्यालय का जो आंदोलन है ना, वो आपके जनवरी फरवरी में नहीं होता, हम्म। क्योंकि एग्जाम्स नजदीक है। हम्म। अगर इस समय जो है विश्वविद्यालय में बच्चे डिस्टर्ब होंगे, तो आप समझिए कि उनका जो है वो एनुअल एग्जाम प्रभावित होगा। हम्म। ज्यादातर इसमें बच्चे डेलीगेसी वाले हैं, और डेलीगेसी वाले में भी इलाहाबाद इलाहाबाद का जहां तक प्रयागराज का संबंध है ना, यहाँ बिल्कुल डिमार्केटेड है कि यहाँ जो लड़के भी मेरिट वाले हैं वो ग्रुप डी में कभी नहीं अपना जो है अप्लाई करते। हम्म। वो यहाँ तक कि जो है उसमें भी जो जो बच्चे कर्मचारी चयन आयोग में अप्लाई करते हैं वो आईएएस पीसीएस में नहीं बैठते। आईएएस पीसीएस में बैठने वाले, जब आईएएस पीसीएस में उम्र उनकी खत्म होने लगती है, तब वो कर्मचारी चयन आयोग में जो है वो क्या कहते हैं अप्लाई करते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य हमेशा से ऊंचा रहता है। और हर एक की पढ़ाई अलग अलग है। आईएएस की तैयारी करेंगे तो अलग तैयारी करनी पड़ेगी, पीसीएस की करेंगे तो अलग तैयारी करनी पड़ेगी, और आप जो है ये कर्मचारी चयन आयोग वाली करेंगे तो अलग तैयारी करनी पड़ेगी, और आप ये जो क्लास 4 वाली है वो अलग तैयारी, वो उसको अलग से करनी पड़ेगी। तो उस तरह बहुत मजबूरी ना हो तो कोई बच्चे यहाँ, तो इसलिए इसमें हायर स्ट्रेटा की नौकरी की चाह रखने वाले हर जाति में के बच्चे मतलब इसमें शामिल नहीं है। अच्छा। इसमें यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल वाले बच्चे हैं, एक तो उनका एग्जाम भी करीब है, और दूसरी बात वो जो पीसीएस या आईएएस का लक्ष्य लेकर के तैयारी कर रहे हैं, जो हायर सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, वो इसमें शामिल नहीं है। तो अच्छा। वो इसमें शामिल होकर के अपना वो नहीं करना चाहते। ये सब पूछिए तो आम बच्चों का आंदोलन है, आप समझ लीजिए। हाँ। जी, नहीं ठीक क्योंकि है। बच्चे जानते हैं ना कि उनकी क्षमता कितनी है। जी। अगर कोई बच्चा जो मतलब क्लास 4 के लिए अप्लाई कर रहा है, वो आप कल्पना कर सकते हैं कि वो पीसीएस के लिए अप्लाई करेगा? तो नहीं करता यहाँ, क्योंकि उसका दोनों का सबका जो है वही अलग अलग है। मतलब आप समझिए, सोचने पढ़ने समझने का तरीका ही अलग अलग है।
और इस तरह की सब कोचिंग भी है जो बिल्कुल मतलब लोअर कैटेगरी के बच्चों को लोअर नौकरियों के लिए तैयार, लेखपाल के लिए तैयारी कराती हैं। वो एक ग्रामीण डेवलपमेंट अफसर जो है वो होता है क्लास 4 टाइप का है, लेकिन अब उसका नाम हो गया है ग्रामीण विकास अधिकारी, ग्राम्य विकास अधिकारी, नाम अधिकारी हो गया है, लेखपाल हैं। इस तरह की बहुत सी नौकरियां उस तरह के जो है वो ट्यूशन और उस तरह के परीक्षा का जो सेटअप है उसके अनुसार से तैयार कराने वाले ही प्रयागराज में दर्जनों आपको समझ लीजिए कि वो हैं, इंस्टीट्यूट हैं, जहां उसी की तैयारी होती है, जहां पीसीएस तैयारी नहीं होती, हायर हायर उसके जो है मतलब नौकरियों की तैयारी नहीं होती। और फिर एक दिन के बाद जो है पुलिस ने इतना आतंक मचा रखा है, मैक्सिमम लड़के कमरा छोड़ के भाग गए, लेकिन भीतर भीतर आक्रोश जो है वो बना हुआ है। अच्छा जी, वो शांत नहीं है। और उसका जो है मोहल्ले मोहल्ले में प्रदर्शन भी, कभी हेयर कभी देयर, कभी यहाँ कभी वहां, इस तरह जो है कल हुआ है। और आज भी, अभी तो शाम हो रही है, रात तक आज भी रिपोर्ट आ जाएगी कि कहाँ कहाँ हुआ है, कहाँ कहाँ नहीं हुआ। जी जी जी। जी। अब अच्छा, चलिए, कल जो बताया था हमने उसमें एक इंस्पेक्टर, एक दरोगा और 4 सिपाही, 6 लोग सस्पेंड हुए हैं। 6 लोग पहली बार सस्पेंड हुए हैं पुलिस वाले। पहली बार जी। नहीं तो हाँ। लड़कों को लाठी मारते थे, कभी सस्पेंड नहीं होते थे ये। हम्म। क्योंकि आप बाहर लाठी मारें या लाठी चार्ज करें तो आपके पास एक वैलिड रीजन है कि साहब हमने जो है रेलवे, अब वो कह रहे हैं, प्लांट कर रहे हैं कि रेलवे इंजन को जलाने जा रहे थे। जा रहे थे कैसे पता रेलवे ने कोई कंप्लेंट नहीं की कि हमारा इंजन जलाया। लगा? हाँ। तो जलाने जा रहे थे क्या मतलब, डकैती की योजना बनाने जा रहे थे, वो हाँ। अपराध करने जा रहे थे, हमने रास्ते में योजना बना रहे थे, हमने पकड़ लिया। उसी तरह रेलवे का इंजन जलाने जा रहे थे, इसलिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। तो आपने वहां बल प्रयोग किया, वो जो छात्रावासों में और लाजों में जो घुस के आपने मारा, वो कौन सा बल प्रयोग था? हाँ ना, वहां रेल इंजन कहाँ था? ये वहां रेल इंजन कहाँ था? लॉजिक। क्या कहेंगे सर, ये इनका मोटस ऑपरेंडाई एक टाइप का है ना कि मतलब वो योजना बना रहे थे, वो हत्या करने जा रहे थे, वो बम चलाने जा रहे थे, तो अब वो रेल इंजन जलाने जा रहे थे। आप अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए कुछ भी कह दीजिए। जी जी। बहरहाल बिहार में जो है ना वो बहुत जुझारू कौम शुरू से रही है बिहार की। बिहार के लड़के कभी उधार नहीं छोड़ते, आपसे बता रहे। हम्म। इसलिए जो है वो बिहार में जो लड़कों का जो ये आंदोलन फूटा हुआ है, ये इसका इतनी जल्दी हमको लगता नहीं कि ये इतनी जल्दी शांत होने वाला है। जी क्यों? क्योंकि इनके पास कोई योजना नहीं है, इनके पास कोई नौकरी नहीं है, और बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई है। जी जी। तब भर चुक गया है, आपसे बता रहे। चलिए सर, इस पर नजर बने रहिए और लगातार जो है देखते हैं। आपने एक स्टेटमेंट दिया है कि बिहार के छात्र बहुत जुझारू होते हैं, उधार नहीं छोड़ते हैं, बकाया दे वापस कर देते हैं। तो देखते हैं क्या होता है इस आंदोलन में। शांतिपूर्ण से चले, विरोध प्रदर्शन हो, उस पर हम लोग की नजर बने रहेगी। शुक्रिया सर। और ये थे जेपी सिंह साहब। पूरा वीडियो सुनिए और शेयर करते रहिए। फिर मिलता हूँ अगले एपिसोड में। शुक्रिया सर, नमस्कार सर।